लोगों को पता है कि कल नीट 2022 के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सब लोगों का एग्ज़ाम हुआ है। जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो भी लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया है, मैसेज किया है। कुछ बच्चे बता रहे थे सर पेपर उतना अच्छा नहीं गया, कुछ बच्चे बता रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा गया। ठीक है, तो हर एक का अपना एक व्यू था, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अपनी अपनी राय, अपने अपने कुछ सजेशंस, अपने अपने कुछ क्यूरीज बच्चों ने रखे। मैंने भी कल पेपर का एनालिसिस किया और मैंने लास्ट जो 4-5 साल के पेपर देखा हूँ उसका जो एनालिसिस किया हूँ नीट के पेपर्स का, और आज जो पेपर था उसका जो मैंने एनालिसिस किया हूँ, तो ज्यादातर तो पैटर्न और टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही थे। बट मुझे जो चेंज लगा वो ये था कि कुछ कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस थे। मतलब क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग टाइप के थे। कंफ्यूजिंग इन द सेंस बच्चों को उसने गूगली टाइप में क्वेश्चंस किया था। मतलब जो बच्चों ने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ा होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए वहां पर 320 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। बच्चे ले सकते थे और बहुत सारे बच्चे लेंगे भी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, लेकिन जो कल का पेपर था, बायो का पेपर, और दूसरे फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी अगर बात की जाए, तो आपने जो कोशिश करना था वो कोशिश आपने कर चुके। आपने वो कोशिश कर चुके हैं और आपने जितना प्रिपरेशन करना था वो बहुत कोशिश किया है, उतना पूरा प्रिपरेशन जितना रिक्वायर्ड था। अगर आप इस स्टेज में अगर आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाओगे, टेंशन लोगे, तो फिर उसका मतलब क्या है, मुझे ये बताइए। एग्जैक्टली उसी तरीके से आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो हो चुका वो हो चुका है, रिजल्ट जो आना है वो आकर ही रहेगा। बस अभी आप कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। आपका मार्क्स कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आंसर की आई है, उस हिसाब से आपने काउंटिंग करना है। कुछ ज्यादा तो फर्क आने वाला नहीं है, लगभग सेम आंसर होते हैं। एक हाथ कुछ 19-20 हो सकता, लेकिन ज्यादातर एक्सपेक्टेड जो है वो ऐसे ही आंसर होंगे और जो आपको मार्क्स आ रहे हैं वही आपके मार्क्स होंगे। तो अगर आपका अबाउट 350 अगर रैंक आता है तो आप ड्रॉपिंग का सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी आप ड्रॉपिंग का सोच सकते हैं। रिपीट के बेनिफिट ये है अभी कि एनटीए ने जो सर्कुलर, मतलब जो स्टेटमेंट दिया था, एनटीए का जो नोटिस था कुछ मंथ पहले, तो वो 2 मई का नोटिस था कि 2 मई को नीट का एग्जाम होगा। लेकिन वहां पर टेंटेटिव डेट थी, मतलब कंडीशन अप्लाई थी कि जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से वो एग्जाम कंडक्ट होगा। मतलब अगर इंस्टीट्यूट्स ओपन होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग क्लासेस जितने भी ये सब चीजें चलती है, उसके बाद फिर वो सोचना है उन्हें। यहाँ पर डेट आगे बढ़ भी सकती है, डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मैं बार बार यही बोल रहा हूं। तो हमें तो 2 मई कंसीडर करके चलना है। अगर डेट बढ़ती भी है तो वो कुछ आगे बढ़ सकती है, 1 मंथ, 15 दिन या 2 मंथ, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगी, मुश्किल है। फिर मैं यही बोल रहा हूं कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें 2 में कंसीडर करना है। तो ये एक अलार्म है जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए, और जो ड्रॉप करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत सारा टाइम गया यहाँ पर सिचुएशन में। तो अगर वो 6 महीने और पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर से एग्जाम की मतलब रिपीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा चांस है। लेकिन रिपीट कौन से बच्चों ने करना चाहिए? रिपीट ऐसे बच्चों ने करना चाहिए जिसकी पहले से ही स्टडी अच्छी खासी हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से या फिर उतनी नहीं हुई थी, कुछ करे तो कुछ थोड़ा सा स्टडी करे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता। इस तरीके के बच्चे, इस टाइप के बच्चे यहाँ पर ड्रॉपिंग का सोच सकते हैं, रिपीट करने का सोच सकते हैं। अभी तो तुमको 1-2 दिन रिलैक्स करना है, बिल्कुल भी सोचना नहीं है स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कुछ भी नहीं, एकदम रिलैक्स होना है। और रेदर देन स्टडी, थोड़ा बहुत आप जो भी आपके पास सोर्सेस है एंजॉय करिए, फैमिली को टाइम दीजिए, घर में रुकिए, पेरेंट्स के साथ रुकिए, थोड़ा घूमिए फिरिए अगर इजीली है सुइटेबल तो। क्यों तो अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे इश्यूज, तो उस सोशल डिस्टेंसिंग का इश्यू रखते हुए आप कर सकते हैं ये भी। लेकिन यहाँ पर आपने रिलैक्स रहना है, कामनेस जरूरी है, ठंडे दिमाग से सोचना है। तो ये 2 दिन में आप डिसाइड करिए कि आपको फाइनली करना क्या है और उस हिसाब से आगे का फैसला करिए।
यहाँ पर जो मेरा मैसेज है, जो अभी 11th में बच्चे हैं और जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए, 11th वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेपर का पैटर्न है, डिफिकल्टी लेवल है, बच्चों के अगर तुम सजेशन लेंगे आपके सीनियर बच्चों का, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग बोलेंगे कि 11th से पढ़ना चाहिए। टॉपिक अगर हम 11th से पढ़ते हैं तो उसका एक अलग बेनिफिट होता है। तो मैं ये बच्चों से अपील करूंगा जो अभी 11th में चल रहे हैं, वो बच्चे अगर कॉलेज नहीं भी है स्टार्ट तो टाइम पास ना करें और स्टडी के लिए लग जाए। सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से आपकी पर्सनल सेल्फ स्टडी चालू होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने क्लास लगाना चाहिए या फिर कॉलेज ही स्टार्ट होना चाहिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप आपके बुक के साथ बिताइए। कुछ डिफिकल्टी आती है, आपको लगता है तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एकेडमिक प्रोग्राम्स बनाते हैं, मिड एक्सलेंस क्लासेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो एकेडमिक प्रोग्राम्स बनाते हैं प्रॉपर और उस हिसाब से फिर शेड्यूल को मैनेज करते हैं। अभी जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए भी बैच स्टार्ट होंगी, रिपीटर की बैच खास, उसका भी मैं डेट अनाउंस करूंगा। हमारे टीम के साथ जो हमारा सजेशन होगा उस हिसाब से रिपीटर के बैच का भी मैं बताऊंगा, उसके बारे में भी डिटेल दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करना चाह रहा था, वो जो अभी एग्जाम हुआ, जो पेपर आया था नीट का, तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पेपर उतना हार्ड नहीं था, सिंपल टाइप का पेपर था, तो कट ऑफ भी उतना ही हाई जाएगा मेरा अंदाजा है। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया हूं उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मोर देन 550 के क्रॉस ही जाएगा कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखे अगर, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था बायोलॉजी का, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ जाएगा मोर देन 550 ही रहेगा, उससे नीचे तो नहीं रहेगा ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़ना है, पूरे राउंड अटेम्प्ट करना है, पूरे कैप राउंड, और वो जो प्रोटोकॉल है पूरे फॉलो करना है, उससे आपको आइडिया आएगा कि आपने फिर किस तरीके से आगे की पढ़ाई करना है, ये आपको आइडिया आएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1 मार्क्स का अगर वहां पर गैप गिरता है तो आपका रैंक उतना नीचे चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो 1-1 मार्क्स का अपना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा प्रिसाइज स्टडी करना है हर बच्चे ने, ये भी एक मैसेज मिलता है हमको इस पेपर के हिसाब से। अगर क्वेश्चन पेपर टफ है एग्जाम का, अगर पैटर्न टफ होता है, क्वेश्चन थोड़े हार्ड टाइप के रहते हैं, तो फिर कट ऑफ भी उतना कम होता है। जितना सिंपल पेपर होगा तो कट ऑफ भी उतना ऊपर ही जाएगा, ऑब्वियसली, तो सीधी सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है और एक प्लानिंग के साथ आगे का डिसीजन लेना है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अब ड्रॉपिंग नहीं करना है, डायरेक्टली कोई अच्छा कोर्स करना है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एमबीबीएस के बाद भी जो दूसरे मेडिकल कोर्सेस है, बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, इसमें भी एक अच्छा कैरियर बच्चे बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है, लेकिन कुछ बच्चों की सोच होती है, टारगेट बेसिस पे बच्चे काम करते हैं। तो जिनका पहले से टारगेट है कि वो एमबीबीएस के ही लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो रिपीट करने में भी ऐसे बच्चों के लिए कुछ खासा नुकसान नहीं है, कि तो एग्जाम अगर 2 मई को होती है तो यहाँ से 6 मंथ है आपके पास। अगर डेट बढ़ती भी है तो 2-3 महीने से ज्यादा डेट नहीं बढ़ेंगी, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा एक अपना गेस है। क्यों, तो एनटीए ने अभी एग्जाम कंडक्ट किया था नीट की, तो उसी पैटर्न पे वो फिर से प्रैक्टिस करेंगे, यही प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे, वो ऐसे ही एग्जाम होगा। तो बहुत ज्यादा डेट तो बढ़ने वाली नहीं है, 1-2 महीने से ज्यादा डेट नहीं बढ़ेगी। अगस्त तक तुम्हारे एग्जाम तो हो ही जाएंगे फाइनली, आने वाले 2021 के नीट वालों के। तो आपने ड्रॉपिंग भी करे तो कोई इश्यू नहीं है, बस प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए, प्रिसाइज स्टडी होना चाहिए, और क्वालिटी एमसीक्यूज, क्वालिटी लेवल की सेल्फ स्टडी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का तो आप रिपीटर को ज्यादा बताने की उसकी जरूरत नहीं रहती, उसमें एकदम उनको आइडिया आ जाता 3 आवर्स में हमको क्या करना है। मैंने बच्चों को गाइड भी किया था, बात बताया था कि बायो में तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट लेके चलना है। मैं पहले बच्चों को बोलता था, आज भी मैं यही बात बताता हूं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 लेना बहुत मुश्किल नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगा,
तो 200 मार्क्स लेना भी आसान नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप उस लेवल की पढ़ाई, उस लेवल पे जाकर अगर स्टडी करोगे तो फिर आपके लिए अबाउट 300 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप पढ़ाई करिए, आप 2 दिन का गैप लीजिए, रिलैक्स रहिए और एक प्रॉपर डिसीजन लेके उस डिसीजन पे कायम रहिए और अभी से फिर से आप रिजनरेट हो जाइए, फिर से तैयार हो जाइए। और 11th और 12th के लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप भी स्टडी के लिए तैयार हो जाइए। 12th के बच्चों के लिए अब टाइम बहुत कम बचा है, पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा टाइम मिला था। कुछ बच्चों ने उसका सही यूज किया, कुछ बच्चों ने उसका टाइम का सही यूज किया, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से जो बूस्टर कोर्स था, बूस्टर कोर्स पैटर्न पे हम आगे के लेक्चर्स लेने वाले हैं। जो रनिंग 12th के बच्चे हैं हमारे, फुरखान की जो बैच है, राम की जो बैच है, बोंगानी की, तो इस बैच में अब हम बूस्टर पैटर्न पे लेक्चर्स रन करेंगे। बहुत फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज भी उसी हिसाब से लेना है। अगर 2 में कंसिडर करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टॉपिक अभी कवर करना है। हमारा टारगेट होता है कि 38 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो। ये पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी प्रैक्टिस ऐसी होती नहीं है कि 38 चैप्टर एक सेशन में, सेशन मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स में कवर किए जाए। क्रैश कोर्स जो 40 दिन का होता है वो बहुत ज्यादा रिवीजन टाइप का होता है, वो भी यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो 7 मंथ का बूस्टर कोर्स है, उस बूस्टर कोर्स का पैटर्न कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ में पूरे के पूरे 38 बायोलॉजी के चैप्टर हम कवर करते हैं। पूरे 100% फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी चैप्टर कवर करते हैं। जबकि 12th के चैप्टर कवर होना मुश्किल होते हैं, लेकिन हम ये टारगेट बेसिस पे काम करते हैं। हमारा एक एम है, हम ये चाहते हैं कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट मेड एक्सलेंस क्लासेस का ही हो, ये मकसद लेके चले हैं। सपना हमने देखा है, मेहनत हम कर रहे हैं, कामयाबी ये मिलेंगी। इसी ये जाविया है कामयाबी का, यही है कामयाबी का एक फॉर्मूला कि हम मेहनत करें तो हो सकते हैं। हम क्यों हो सकते हैं, उसका रीजन मैं हमेशा बोलता हूं कि जो कोटा के क्लासेस है और जो दिल्ली के क्लासेस है, हैदराबाद के क्लासेस है, वहां पर एलियंस नहीं होते, वहां पर इंसान ही होते हैं। बस वो लोगों के पास तसव्वुर ये होता है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे और हम ही टॉपर है, ये उनकी सोच होती है। और उस हिसाब से फिर उनके काम भी होते हैं, उस हिसाब से उनके माइंड का अनकॉन्शियस माइंड भी वही डायरेक्शन में काम करता है। हमारी सोच ये होती है कि हम बाउंड्री लाइन पे ही आएंगे, हम कहाँ से करेंगे, हम कर नहीं सकते। तो हमें एक एम लेके चलना है और बड़ा ख्वाब देखना है। अक्सर हिस्ट्री में हम देखते हैं कि बड़े ख्वाब देखने वाले लोग बड़े काम ही करते हैं, और जो ख्वाब ही नहीं देखते उतने बड़े, तो वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो मेरा हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बड़ा ख्वाब देखिए, एक एम बनाइए, और उस एम के तहत आपकी जिंदगी का मंसूबाबंदी जरूरी है, उसका प्लानिंग जरूरी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जरूरी है, और तब जाके आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा और आप कामयाब भी होंगे।